महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। मजीद मालूमात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये कहा कि उद्धव गुट के तरफ से इस पूरे मामले में कल तक यानी कि 12 जुलाई तक कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले पर उनका जवाब दाखिल करना है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं की गई। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई नहीं करता है तब तक गवर्नर या डिप्टी स्पीकर के द्वारा एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट की तमाम विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला ना लिया जाए। यानी कि ये भी स्पष्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन करेगा और वो नई बेंच उद्धव गुट की और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अयोग्यता के मामले पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक उनकी अयोग्यता पर कोई फैसला ना तो डिप्टी स्पीकर ले सकते हैं और ना ही गवर्नर। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवर्नर की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो फिलहाल इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गवर्नर को दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल उद्धव गुट के तमाम विधायकों को भी है और एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों को है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में नई बेंच का गठन करेगा जो फिलहाल अयोग्यता के इस मसले पर सुनवाई करेगा और साथ ही साथ जो व्हिप जारी किया गया है उसकी संवैधानिकता को भी तय करेगा। उसके बाद ही इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है दोनों गुट के विधायकों को। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई करेगी तो राहत किस गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में विजय माल्या को 4 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपये जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया। ये भी कहा गया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 माह की इजाफी सजा भुगतना होगी। इसके अलावा विजय माल्या को सख्ती से हुक्म भी दिया गया कि बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए $40 मिलियन 4 हफ्तों में अदा किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया। इनमें जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल थे। वाज़ेह रहे कि माल्या ने गैर मुल्की अकाउंट्स में रकम की मुंतकली के हवाले से न सिर्फ अदालत को गलत मालूमात दी हैं बल्कि गुज़िश्ता 5 साल से अदालत में हाजिर न होकर तौहीन अदालत को मजीद बढ़ा दिया है। माल्या को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया था। ओ पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन पर पार्टी मुफाद के खिलाफ सरगर्म रहने का इल्जाम है। पार्टी की जनरल काउंसिल में पनीरसेल्वम के खिलाफ करारदाद पेश की गई। इससे पहले पार्टी की मीटिंग में ई पलानीस्वामी को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने पनीरसेल्वम की अर्जी को खारिज करते हुए मीटिंग की इजाजत दी। एआईएडीएमके की मीटिंग में 16 करारदादें पेश की गई। मीटिंग से पहले पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी ग्रुप के बीच झड़प भी देखने में आई। अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई। मीर बाजार और काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों में रोके गए तमाम यात्रियों को कल रात पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने की इजाजत दी गई। ताहम अगर यात्रा बालतल बेस कैंप के रास्ते दोबारा शुरू नहीं की जाती तो जिन यात्रियों को बालतल के रास्ते जाना है उनको रोका जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू से आने वाले यात्रियों को हमवार और परेशानी से पाक यात्रा के लिए हाईवे ट्रांजिट कैंपों में रोका जा सकता है। अमरनाथ यात्रियों के नशीबी वाले काफिले को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। हजारों यात्री जिन्हें नुनवन बेस कैंप पे रोका गया था सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू जा रहे हैं। मुकद्दस गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मअतल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफ़िला जो है मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश व जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुकद्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? हम लुधियाना से भाई, पंजाब से।
हाँ, पंजाब से हैं और हम अमरनाथ यात्रा करने पहले 2 दिन हम कांजीकुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। आप कहाँ से? हम सर राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी यात्रा जो शुरू हुई है कितना प्रसन्न है? सर इतनी प्रसन्न तो हुई है, हम कल रात को गाजीकुंड में थे, तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका। वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे, लेकिन ये जैसे ही अलाउंस हमारे को मिला हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हमारे पूरे ग्रुप को इतनी प्रसन्नता हुई कि पूछो मत बात आप। हमारी खुशी का कोई एहसास नहीं रहा। तो दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये हादसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं तो कम से कम भगवान को देखना चाहिए कि भाई ये दुख हुआ। तो हमारे को गाँव वालों की बहुत परेशानी हुई उसको देखने में, क्योंकि हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि हमारे नज़दीक की पड़ोसी गांवों के इस दुर्घटना में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके कारण हमारे गांव में शोक की लहर हो गई। श्रवण कुमार नाम है मेरा। हम भी राजस्थान से, सीकर जिले से, लोसल गांव से। और हमारे जो कल ये जो हादसा हुआ, हमारे नज़दीकी 4 हमारे मित्र इस हादसे में शिकार हो गए। उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और वापस जो यात्रा चालू हुई है इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और हम भोले बाबा के दर्शन करके जाएंगे। जय भोले। तो आपको बता दें कि ये यात्रा जो है लगभग 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है और इंतजामिया की यही कोशिश है कि जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। खबर मुंबई से है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे लगातार मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक जानिब उनके सामने बचे कुचे अरकान असेंबली को संजोकर रखने का चैलेंज है, वहीं दूसरी तरफ कोई नया मुहाज न खुल जाए ये खदशा भी दामनगीर है। लिहाजा उद्धव ठाकरे लीडरों और कारकुनों को जोड़े रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अरकान असेंबली को एक जज्बाती खत भी लिखा। अपनी इन्हीं काविशों को वुसअत देते हुए उद्धव ठाकरे ने अरकान पार्लियामान की अहम मीटिंग तलब की। मातोश्री में जारी इस मीटिंग में लोकसभा के 19 में 10 जबकि राज्यसभा के 3 में से 2 अरकान शरीक हैं। बकिया अरकान की गैर हाजिरी से खदशात को तक़वियत मिल सकती है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो आपने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी जो ये मीटिंग मातोश्री में चल रही है उससे क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ रहा है? किस तरह के जो बातें कही जा रही थी कहीं ना कहीं उन पर मोहर लगती नजर आ रही है? बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 19 लोकसभा के जो सांसद हैं उसमें से मैं आपको बताऊं कि लगभग 10 लोग पहुंचे हैं, 9 लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। राज्यसभा के 3 में से 2 पहुंचे हैं, 1 अभी दिल्ली में है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी भी 9 लोकसभा सांसद जो है मौजूद नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत के बाद से माना जा रहा है कि शिवसेना के कुछ सांसद भी जल्द पाला बदल सकते हैं। इससे पहले भी बैठक में कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एकनाथ गुट से सुलह करने की जो है सिफारिश भी की थी। तो ये जो बैठक बुलाई गई थी निश्चित तौर पर लोगों को जोड़े रखने के लिए, क्योंकि एक बीजेपी सांसद का बयान भी आया था कि लगभग 12 सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे गुट से संपर्क में हैं। तो ऐसे में पाला न बदला जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि जो बचे हुए 15 विधायकों को भी एक पत्र दिया गया, भावनात्मक बातें उसके अंदर लिखी गई यहाँ पर। तो लगातार जिस तरह से सांसदों की खबरें अभी आ रही हैं कि 9 लोग जो है अभी नहीं पहुंचे हैं, निश्चित तौर पे जो है ये आने वाले समय के लिए शिवसेना के लिए ठीक जो है नहीं दिख रहा है। सांसदों में भी जो है फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अमित, आपसे ये हम जरूर जानना चाहेंगे, 2 गुट बने लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी एक साथ काम किया था, एक साथ रहे थे। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी अब जो बाकी बचे हुए हैं जिनको जोड़कर रखने की एक जुगत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके साइकोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए शायद इस तरह की तोड़फोड़ के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं।
देखिए निश्चित तौर पे जो लोग नहीं आए उसमें एक भावना गौली का नाम है। भावना गौली ये वही है जिन्होंने पत्र लिखा था और ये कहा था कि एकनाथ शिंदे उनके समर्थकों पे कार्रवाई नहीं की जाए, उनकी बातों को समझा जाए। दूसरा नाम है श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के ही बेटे हैं, वो नहीं आए हैं, जो स्वाभाविक है कि वो नहीं आने वाले थे। फिर एक नाम राजन बिचारे का है जो लोकसभा के नए चीफ व्हिप बने, क्योंकि जब से भावना गौड़ी ने पत्र लिख के एकनाथ शिंदे को समर्थन देने की बात कही थी उद्धव ठाकरे से, तब से उनके ऊपर शक की सुई जो है कर रही थी। तो वो लोकसभा की चीफ व्हिप थी, उनको हटाकर राजन बिचारे जो लोकसभा के नए चीफ व्हिप बनाए गए, लेकिन वो भी जो है इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है चिंता का विषय जो है वो लगातार बना हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा कि 40 विधायक और 10 निर्दलीय एकनाथ शिंदे के साथ है, और उसके बाद हमने देखा कि ठाणे नगर निगम में 67 में से 66 पार्षदों ने जो है वो एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया। इसके बाद नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिवसेना के कई पार्षद एकनाथ गुट में शामिल हो गए। और अब जब सांसदों की तलवार लटक, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पे मुश्किलें जो है वो उद्धव गुट की और शिवसेना की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर नजर बनी हुई है। खबर दिल्ली से है, जहां अब बिजली महंगी हो गई है। बिजली तकसीमकारी से जुड़ी कंपनियों ने वस्त जून से बिजली की शरों में 2 से 6% इजाफा कर दिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को मंजूरी दे दी है। इसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिजली की कीमतों में 2 से 6% तक इजाफा होगा। लेकिन इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि बिजली में शरों में इजाफे का असर सार्फिन पर नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि 200 और 400 यूनिट स्कीम के तहत मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। ये जो भी हुआ जो जनता का रिलीफ है वो कायम रहेगा। जो फ्री बिजली जिसको मिल रही है फ्री बिजली मिलती रहेगी। 201 से 400 यूनिट तक की हाफ बिजली है वो हाफ में। तो ये जो भी हुआ होगा उसका असर जो है वो जनता पे नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने मुल्क के मदारिस के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है उससे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं हो पाते। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम मदरसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मदरसों में कुरान के साथ साथ साइंसी उलूम की तालीम दी जाए, और उसके लिए सरकार और समाज दोनों को सोचना होगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उस पर सोच आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें, और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दे। पहला विषय ये। दिल्ली हुकूमत की जानिब से आज से दिल्ली में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। लोगों को माहौलियात की अहमियत और इफादियत से आगाह करने के मकसद से यहाँ पौधे भी तकसीम किए गए। दिल्ली हुकूमत दिल्ली की आलूदगी को कम करने के लिए लगातार कोशा है। आने वाले मौसम सरमा में नजर आने वाली आलूदगी की सूरत हाल को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। सर, वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है, कितने पौधे लगाए जाएंगे और इस समर प्लान का सर जो असर है क्या वो दिल्ली में सर्दियों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन की समस्या रहती है? देखिए, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार 2 लेवल पे काम कर रही है। एक है कि तात्कालिक गतिविधियां जिससे तुरंत इसका फायदा हो, और दूसरा है दीर्घकालिक गतिविधियां। जैसे अब आज से दिल्ली में 35 लाख एक साल का हमने टारगेट लिया है कि इस साल जो है ये आज से हम मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, और इस साल 35 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं इनका दीर्घकालिक इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो पहले प्रयास किया गया उसका अब आज इम्पैक्ट दिख रहा है। तो दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रही है, तात्कालिक एक्शन भी ले रही है, दीर्घकालिक भी ले रही है।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन ले रही है, तो क्या मान के चले कि सर्दियों में जब हमें स्मॉग जैसी समस्या से जूझना पड़ता है, इस बार उससे राहत मिलेगी? निश्चित रूप से जब प्रयास सकारात्मक हो रहे हैं तो परिणाम सकारात्मक आएंगे, ऐसी उम्मीद करके ही हम सारी मेहनत कर रहे हैं। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आज से जिस तरीके से ये प्रावधान किया गया कि जो नियम का उल्लंघन करेगा 1 लाख का जुर्माना या 5 साल की सजा दी जाएगी, तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, अब लोग समझेंगे इस चीज़ को, उस तरफ जाएंगे? नहीं, समझाने की भी हम कोशिश साथ साथ जारी रखे हुए हैं और अब आज से इन्फोर्समेंट की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो मेरी दिल्ली के लोगों से यही अपील है कि ज़िंदगी हमारी है, दिल्ली के प्रदूषण को जितना हम कम करेंगे, पर्यावरण बेहतर बनाएंगे, उतना जो है हमारे ज़िंदगी को फ़ायदा होना है। इसमें सरकार सहयोग कर रही है, मुझे भरोसा है दिल्ली के लोग मिल करके इसे सफल करेंगे। सर, एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है धूल प्रदूषण को भी कम करने के लिए, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, इसके नतीजे भी अब दिख रहे हैं, तो सकारात्मक प्रयास सरकार का जिस तरीके से चल रहा है, दिल्ली के लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है सर उसमें? नहीं, दिल्ली के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आह्वान किया है, लोग लगातार रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो पहले भी लोगों ने सहयोग किया, तभी हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन अब उसको और संगठित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अब हम पर्यावरण मित्र बना रहे हैं, जिससे कि जो लोग भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने में सक्रिय सहयोग देना चाहते हैं, उन सब लोगों के साथ मिल करके सरकार और समाज मिल करके अगर काम आगे बढ़ाएगा तो मुझे लगता है सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिनका कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पार्लियामेंट की ज़ेर तामीर नई इमारत पर कौमी अलामत की तस्दीक की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कौमी अलामत की नकाबकुशाई की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर वहां मौजूद वर्करों से भी बातचीत की। गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सलेम ने 2000 अपनी रिहाई का मुतालबा किया था। उसने अपनी हवालगी से कबल हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से किए गए वादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सज़ा को भी चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि उम्र कैद का फैसला देने वाली अदालत हुकूमत की जानिब से हवालगी के दौरान किसी दूसरे मुल्क को किए गए वादे की पाबंद नहीं है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि अबू सलेम की सज़ा के 25 साल मुकम्मल होने पर फैसला करे। अदालत के इस फैसले के बाद अब गैंगस्टर अबू सलेम को 2027 में रिहा नहीं किया जाएगा, उसे 2030 तक जेल में रहना पड़ेगा। पुर्तगाल से भारत के प्रत्यर्पण के मामले पर गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अबू सलेम ने पुर्तगाल और भारत की प्रत्यर्पण संधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि भारत सरकार उन्हें रिलीज करे, क्योंकि 25 साल की जो अवधि है वो पूरी हो गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 2005 में अबू सलेम को भारत लाया गया था, लिहाजा प्रत्यर्पण संधि का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये सरकार का मसला है और इसमें अदालत कुछ भी इंटरवीन नहीं कर सकती है, यानी कि अदालत इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि गैंगस्टर अबू सलेम फिलहाल 2030 तक भारत के हिरासत में रहेंगे, यानी कि भारत की जो एजेंसियां हैं उसके हिरासत में रहेंगे। और ऐसे में केंद्र सरकार 2030 में चाहे तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके रिलीजिंग को लेकर आदेश मांग सकती है, लेकिन फिलहाल 2030 तक गैंगस्टर अबू सलेम को कोई भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक अहम खबर आपको दे दें। सुबह भी हमने आपको ये खबर दी थी कि आंध्र प्रदेश से 37 यात्री लापता हैं और इसका पता चला था जब यात्रियों के रिश्तेदारों ने सरकारी हुक्काम से राब्ता किया था। अब अहम खबर ये है कि आंध्र प्रदेश के लापता 37 यात्रियों में से 35 का पता चल गया है। सिर्फ 2 लोगों की तलाश जारी है। तो अहम खबर, आंध्र प्रदेश के लापता 37 यात्रियों में से 35 यात्रियों का पता चल गया है, 2 की तलाश जारी है। दरअसल यात्रियों के रिश्तेदारों ने सरकारी हुक्काम से जब राब्ता किया
तब ये मामला रोशनी में आया था और उसी के बाद हंगामी तौर पर इस मामले पर लगातार नजर रखी जा रही थी। तो अहम खबर, आंध्र प्रदेश के लापता 37 यात्रियों में से 35 का पता चल गया है। 2 लोगों की तलाश जारी है। लगातार यात्रियों के रिश्तेदारों से सरकारी हुकाम ने राब्ता बनाए रखा है। आंध्र प्रदेश के लापता 37 यात्रियों में से 35 की जानकारी मिल चुकी है। सिर्फ 2 लोगों की तलाश अब जारी है। तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अहम खबर, आंध्र प्रदेश के लापता 37 यात्रियों में से 35 का पता चल गया है। उनके बारे में जानकारी मिल चुकी है। सिर्फ 2 लोगों की तलाश जारी है और यात्रियों के रिश्तेदारों ने जब सरकारी हुकाम से इस सिलसिले में राब्ता किया तब ये मामला रोशनी में आया। अब उन तक भी हर तरह की मालूमात पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 36 अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश की वजह से राजधानी भोपाल और उसके अतराफ के अजला में सैलाबी सूरत को देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया। सुबह होने वाली 3.5 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई। विदिशा में हुकूमत की जानिब से राहत और इमदाद का काम बढ़ा दिया गया। हुकूमत की जानिब से अब तक विदिशा में 55 लोगों को राहत कैंप पहुंचाया गया। राजधानी भोपाल के नशीबी इलाकों में पानी भरने के साथ साथ भोपाल स्टेशन के पास वाक़ पेट्रोल पंप के पानी में डूबने से उसे बंद कर दिया गया। वहीं आंध्रा के भी बेशतर अजला में लगातार बारिश है, जिससे आम जिंदगी दरहम बरहम है। नशीबी इलाकों में पानी है। वेस्ट गोदावरी में कई गांवों का राब्ता रियासत के दीगर हिस्सों से मुनक़ते है। पानी के तेज बहाव में सड़कें बह गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और कई अजला में 14 जुलाई तक औसत से भारी बारिश की पेशगोई की गई है। इसी तरह से तेलंगाना से खबर है, जहां के कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। ईद उल अजहा के मौके पर 3 दिनों तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। गोश्त के पकवान का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ियाबतुस से मुतासर अफराद खान पान में खासी एहतियात बरतें। बेंगलुरु में माहिर ज़ियाबतुस डॉक्टर सैयद जवास ने ये बात कही। उनको स्ट्राइट अवे आने से टाइम पर मेरी यही हिदायत है कि ईद उल अजहा के टाइम पर जो है अल्लाह के फजल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो कुर्बानियाँ नहीं देते। जब भी कुर्बानियाँ देते हैं तो वो पूरा गोश्त हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर भार पड़ता है और उसके अंदर जो भी वो ये होती चर्बी रहती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तखबे के साथ जो है जिंदगी करना डायबिटिक पेशेंट। ये नहीं कि जो अगर मिल गया है तो सर खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हुए ही जो लास्ट मंथ थे वो ये मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेंगे, नो डाउट उन्हें बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज डायग्नोस हो जाती, उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा। खबर खेलों की दुनिया से। नोवाक जोकोविच ने लगातार 4थी बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। अपने करियर में वो अब तक 7वीं बार बावकार विंबलडन खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। खिताबी भिड़ंत पे नोवाक जोकोविच ने कर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से हराया। जीत के साथ ही जोकोविच ने 7 बार विंबलडन का खिताब जीतने के पैट सैम्प्रास के रिकॉर्ड की
बराबरी कर ली। इससे पहले जोकोविच ने 2011, 14, 15, 18, 19, 2021 में विंबलडन के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था। उद्धव ठाकरे ने उजियाला की हैसियत से आखिरी लम्हात में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने का फैसला किया। इस मामले में एनसीपी से कोई मशवरा नहीं लिया गया, न ही ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था और इन तमाम ख्यालात का इजहार राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह शरद पवार ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शरद पवार का कहना है कि काबीना के फैसले के बाद हमें तब्दीली नाम का इल्म हुआ। एनसीपी लीडर ने यह भी कहा कि शहरों के नाम बदलने के बजाय वहां के बुनियादी मसाइल को हल किया जाता तो बेहतर होता। आमच्या पक्षाच्या व्यासपीठावर याची चर्चा झाली असा एकही प्रसंग नाही, जे माझ्या कानावर आलेले नाही आणि याची आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी मांडणी करावी अशी सूचना आमच्या पक्षाच्या वतीने झाली नव्हती। पण ही गोष्ट आम्हाला मान्य करावं लागेल। शेवटी मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, त्या मंत्रिमंडळामध्ये आम्ही सगळेच होतो। असं काय त्याच्यात काय होतं ते होतं बघायचं। हे एकूण एकच म्हणजे असा या सगळ्या विभागाची किंवा शहरांच्या ज्या